बहुत छोटी उम्र में उसने आईएएस अधिकारी बनने का सपना देख लिया था। मैं जब क्लास 8th 9th में था तो उस टाइम पे था कि मतलब आईएएस बनना है। 11th में गया तो पता चला अच्छा आईआईटी होता है, उससे पहले पता था आईएएस होता है। तो आईआईटी कभी सपना नहीं था मेरा, आईएएस सपना था। पढ़ाई के लिए जितने साधन और सुविधाएं चाहिए वो कुछ भी उसके पास नहीं थे। जब अभी कुछ दिन पहले मीडिया इंटरव्यू घर पे हुआ, मम्मी तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा। बात तो सही है मैम, मतलब द स्टेज और द स्टेट इन विच वी वर, इट वाज रियली इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ दैट ड्रीम। स्कूल वैन चलाने वाले पिता बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। एक लिमिटेड अमाउंट पैसा पर मंथ पापा के पास आ रहा है स्कूल से, और उसमें बटा हुआ है कि इतने गैस में जाएंगे, इतने राशन में जाएंगे, इतने में कॉपी किताब आएगा, या इतने दूध वाले को देना है। तो दिखता था कि यार 2-3 हज़ार तो बच रहा है, 4 हज़ार तो बच रहा है, तो क्या ही ले लेंगे, इसमें क्या करना है, क्यों नहीं चाहिए। परिवार के हालातों ने खेलने कूदने मस्ती करने की उम्र में उसको बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मैंने बोला था पापा को कि आप मतलब दीदी की शादी कराओ, कोचिंग मुझे नहीं करनी है, क्योंकि कोचिंग की फीस उस टाइम पे 80,000 रुपीज़ थी 2 साल की। तो या तो मैं कोचिंग ले लेता या फिर वो पैसा दीदी की शादी में लग जाता, एक हेल्प हो जाता। तो मैंने वहाँ पे बोला कि नहीं, मैं खुद से ही पढ़ लूँगा। लेकिन सुमित को आईएएस की परीक्षा वैसी ही दिखाई देती थी जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आई आस्क्ड गॉड फॉर स्ट्रेंथ, ही गेव मी डिफिकल्ट सिचुएशंस टू फेस। और जब मंजिल पर नजर इतनी मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपका रास्ता रोक नहीं सकती। इसकी मिसाल है झारखंड के सुमित कुमार ठाकुर। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में, और बहुत बहुत बधाई यूपीएससी में आपके सिलेक्शन की। जी मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, बहुत बचपन से आपने सोच लिया था कि एक दिन आईएएस अधिकारी बनना है, लेकिन इतने बचपन में आपको कब और कैसे पता चला था कि आईएएस अधिकारी कौन होता है, यूपीएससी क्या चीज़ होती है? मैं जब क्लास 8th 9th में था तो उस टाइम पे था कि मतलब आईएएस बनना है। तो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। जैसे सबसे पहले तो जो मेरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, मैं झारखंड के आदित्यपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक पेरी अर्बन एरिया आप बता सकते हैं, स्मॉल सा टाउन है वो। तो क्योंकि फैमिली फाइनेंशियली बहुत हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी इंटरफेसिंग काफ़ी ज़्यादा रहती थी। फॉर एग्जांपल अगर राशन चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेट बनवानी है इनकम की, तो मैं जब जाता था तो पता चलता था कि एसडीएम होते हैं या फिर डीसी होते हैं। तो फिर और ये एक फैक्टर था। उसके बाद दूसरा फैक्टर ये था कि जैसे बचपन से क्योंकि पापा मम्मी का जो परवरिश मिला है तो उसमें मेरे अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है मैम। और मैंने क्योंकि स्कूलिंग अपनी बचपन से ही रामकृष्ण मिशन में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो अगर मेरे आसपास कुछ भी घटना घट रही है तो मुझे बहुत वो दिल पे लगता था कि यार ये क्यों हो रहा है, इसे क्या हम ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं अपने आसपास के चीज़ों को देखता था, बहुत ही सेंसिटिविटी आती थी और लगता था कि क्या कर सकते हैं। तो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे लेट डॉक्टर रंजीत चौधरी सर, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे वो जो कबीर की दोहा हम सुनते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो एक रोल तो था पापा और मम्मी का, और दूसरा रोल था हमारे गुरुजन का जो रामकृष्ण मिशन में मुझे मिला। तो मैं उनसे जाकर के डिस्कस करता था कि सर आज मैंने ये देखा, या फिर अगर मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ लिया तो उस पे जाकर के क्लास में मॉरल साइंस की एक पीरियड होती थी। तो उस पीरियड में हमारा यही काम था कि सर को बुलाना, कोई एक टॉपिक देना और उस टॉपिक पे सर डिस्कस करेंगे, हमें इनरिच करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। ठीक। तो वहाँ पे मैं पूछता था कि सर मैंने आज रोड में देखा एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाया नहीं, या फिर आज मैंने देखा सर कि पेपर में ये न्यूज़ आया, कुछ नहीं हो रही है, लोग पानी के लिए लाइन लग रहे हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स समाज में होती है। तो मैं हर दिन जाके उनसे बोलता था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये कैसे ठीक कर सकते हैं, ये क्यों ख़राब है, ये अच्छा क्यों नहीं हो सकता है, तो फिर कौन करता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आईएएस बन जाओ। तो वहाँ से मुझे ये 3 लेटर वर्ड आईएएस मैं सुना। तो मैंने पूछा कि सर इससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम एक डीसी बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, तो तुम इन प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हो टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। तो
तो वहाँ से ये जो बीज था, एक सीड था, क्या बात है। तो आईएएस वहाँ से एक सपना बना मैम। क्लास 9th में था मैं उस टाइम पे। और तब कभी ये भी लगता था, जैसे आपने कहा कि जाना पड़ता था तो एसडीएम ये पता चले, तो कभी उनके पास जो पावर है या वो ताकत है वो आपको अट्रैक्ट करती थी कि मुझे भी इतना पावरफुल बनना है? मतलब सिर्फ सेवा ही एक थॉट था या वो पावर भी अट्रैक्ट करती थी आपको? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो मेरा ये मानना है कि पावर मिलती है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू नीड टू हैव सम पावर। तो पावर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि किसी एक बड़े गोल को हमें अचीव करने में मदद करे, तब हम उसे यूज़ करेंगे, ना कि कोर्जन के लिए उसे यूज़ करेंगे। और तो उस सेंस में मैंने मतलब उस चीज़ की मीनिंग को समझा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात मुझे समझ में आई कि मैम कि मैं अगर एक नॉर्मल बच्चा हूँ और अगर मैं कहीं पे कुछ गलत देख रहा हूँ तो मैं उसे इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ठीक नहीं कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा, कोई मेरी सुनेगा नहीं, भाई कौन हो, क्या कर लोगे, क्या लगते हो। बट जब मैं कल होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट को मैं सर्विस दे रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे पास अथॉरिटी रहेगी, तो मैं पावर को उस सेंस में देखता हूँ कि तब मैं चेंज इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ला सकता हूँ। तो चलिए 8th 9th में आते आते ये सपना मन में आ गया, लेकिन अब थोड़ा और पहले चलते हैं और पीछे चलते हैं। परिवार के आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी पहले, शायद पिताजी की किराने की दुकान थी, वो थोड़ा मैं चाहूँगी अपने बैकग्राउंड के, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं हमें। मैम पापा का लाइक फ्रॉम 1990s उनका एक राशन का शॉप था जो कि घर के साथ ही लगा हुआ था। अच्छा। तो मैम पापा के जो वैल्यूज़ थे उनके चलते लाइक प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए कि डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि लोगों ने मतलब उधार लिया या फिर उन्होंने रिपेमेंट नहीं किया, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम आई दुकान चलाने में। तो फिर उन्हें वो दुकान मजबूरी में बंद करनी पड़ी। एंड उसके बाद फिर वो सोचे कि अब क्या करें, बिकॉज पढ़ाई बहुत ज़्यादा तो क्वालिफिकेशंस थी नहीं। और उस टाइम पे हमारे फैमिली में था कि मतलब त्याग एक बहुत बड़ा एक वैल्यू था कि मतलब फैमिली के लिए खुद के जो करियर है उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इवन एट इन्फेंट लाइक वेरी प्री मैच्योर स्टेज। तो पापा लाइक वहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने पढ़ाई से। तो फिर उन्होंने 2001 के आसपास उन्होंने स्कूल वैन चलाने का काम स्टार्ट किया। अच्छा। तो 2001 से वो स्कूल वैन चला रहे हैं। अभी तक चला रहे हैं? जी मैम, अब तक वो चला रहे हैं। और आपके ऊपर इस चीज़ का कितना असर रहा, आपकी पढ़ाई पर या आपके बचपन पर जो परेशानियां आई उनका कितना असर रहा? मैम मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज विथ एवरी प्रॉब्लम विच आई टैकल्ड आई लाइक मैं मैच्योर होते गया हर एक प्रॉब्लम को फेस करते करते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आई आस्क्ड गॉड फॉर स्ट्रेंथ, ही गेव मी डिफिकल्ट सिचुएशंस टू फेस। तो मैं वो कोट मेरे दिल से है मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन से जब प्रॉब्लम्स आती थी लाइक स्कूल जब हमें जाना होता था रामकृष्ण मिशन, मुझे आज भी याद है, सुबह का टाइम होता था मैम, 10 बजे क्लास लगती थी और पानी का हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, पानी की दिक्कत काफ़ी है आदित्यपुर में, और क्योंकि पैसे नहीं थे तो बोरिंग वॉज नॉट अ पॉइंट कि वो हो जाए तब। तो सामने में एक मतलब नेबर थे, उन्होंने वो पानी देते थे हमें, वेट करते थे कि वो कब बुलाएंगे, पानी लाएंगे और फिर घर का जो काम वाम है वो होगा, मतलब फ्रेश वगैरह होंगे और उसके बाद हम स्कूल जाएंगे। तो इस तरीके का होता था। फिर कुछ दूर हैंडपम्प थी तो वहाँ से भी पापा लाते थे, मैं लाता था, तो हम लोग 20 लीटर्स की बकेट दोनों हाथ से लाते थे। उस टाइम पे मैं उस एक्सपीरियंस को ऐसे लेता था कि बिना जिम जाए बॉडी बन रही है। तो मतलब हर एक डार्केस्ट या टफेस्ट टाइम आप बोल लो, उसमें क्या लाइट मिलता है, मैं हमेशा उस लाइट को खोजता था। फॉर एग्जांपल दुकान जब चलती थी तो 6-7 में ही था मैं, तो हमारे वहाँ पे मैम जो मेडिसिन की बॉटल्स होती हैं वो जब खाली होती हैं तो उनमें आप एक बाती डाल के आप उसे एक डिबिया बोलते हैं हम उधर, तो आप डिबिया बनता है वो, केरोसिन ऑयल उस टाइम पे मिलता था। और तो वो केरोसिन ऑयल हम लोग पीडीएस के स्टोर से लाते थे। वहाँ पे मुझे दिखता था कि कैसे इरेगुलरिटीज़ है या कैसे बोगस है, तो लगता था कि यार ये तो गलत हो रहा है। तो वहाँ से भी एक खिंचाव आया था कि नहीं, मतलब चीज़ों को बदलनी है। आज जिस परिस्थिति से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा सपना देखे और वो चाहे उसके पास अभाव बहुत ज़्यादा हो बट वो सपना देखे और वो कर सके। और यही मकसद है कि मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो वो डिबिया में भी मैं मतलब पढ़ाई करता था, उसमें केरोसिन डाल के। जी मैम, वो उसमें उस टाइम पे तो केरोसिन चलता था, हाँ, गवर्नमेंट भी उस टाइम पे अलाउड था वो।
तो जब लाइन कटती थी तो उसमें पढ़ते थे, फिर एक लालटेन तो होता ही था, और दुकान में मतलब कुर्सी एक था पापा का, वो टूटा हुआ था पूरा, पर उसे कभी चेंज नहीं करते थे, तो उस पर बैठ नहीं सकते थे, तो खड़े होकर के काउंटर पे पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर कोई कस्टमर आया तो उसे भी अच्छा, दुकान पर भी खड़े हुए हैं आप? जी मैम, संभालिए हाँ, दुकान पे आपने? मैंने संभाला है। स्कूल के बाद? हाँ, मेरे स्कूल के बाद इवनिंग में तो घर पे रहते थे ना, तो दुकान, अगर पापा कहीं कुछ काम से गए तो दुकान भी संभालना, पढ़ाई भी होती रहती थी। अच्छा। तो वो होता था। फिर उसके बाद मतलब 2001 में जब पापा ने स्कूल की गाड़ी, स्कूल चलाना स्टार्ट किया, तो फिर तो दुकान बंद हो गया था। और पढ़ाई में लेकिन हमेशा होशियार थे, पढ़ना चाहते थे? जी मैम, मतलब पढ़ाई को, मतलब देयर वाज नो अदर ऑप्शन, पढ़ना ही था और कोई उपाय था नहीं मैम। तो मतलब मैंने एक चीज़ देखा है कि जिसके लिए मैं मतलब ऑलमाइटी, अगर हम लोग बिलीव करें तो जिस भी फॉर्म में, क्यों मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट ये हेल्प की मेरी कि पढ़ने में लाइक आई वाज ओके, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स वगैरह नहीं ली थी 10th तक भी। अच्छा। और उसके बाद 11th-12th में मैं जब गया तो उस टाइम पे वहाँ पे कोचिंग होता हुआ करता था, लाइक फॉर IIT JEE एंट्रेंस। IIT आई डिड नॉट न्यू कि IIT कुछ होता है। 11th में गया तो पता चला अच्छा IIT होता है, उससे पहले पता था IAS होता है। बताओ। तो IIT का भी सपना नहीं था मेरा, IAS सपना था। तो लेकिन क्योंकि 10th में मैंने मतलब टॉप किया था स्कूल में, तो फिर वो समाज जो होता है ना मैम, की ब्रांड करते हैं, अगर आप इंजीनियर बन जाओ, मैथ्स, इंजीनियर बनना, फिजिक्स, आर्ट्स तो लेना ही नहीं है ना। तो मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा आपके शो से कि मतलब एक स्टूडेंट या फिर एक टीनेज या एक यूथ को जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, उसे उस फील्ड के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, और उसे वो परस्यू करना चाहिए। और हम ब्रांड नहीं कर सकते कि ये टॉपर है तो ये तो यार मतलब IAS मटेरियल ही है, या इसे तो IIT ही करना चाहिए, बिकॉज उसके चलते जो एक यूथ के माइंड पे जो प्रेशर आता है ना, वो बस वो समझ सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये तो डॉक्टर या इंजीनियर? जी मैम, लाइक अगर आप टॉपर हो तो बाय डिफॉल्ट है कि आपको तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हो सकता है मुझे शेफ बनना हो सकता है मुझे आर्टिस्ट बनना हो सकता है मुझे क्रिकेट खेलना हो, तो ये चीज़ थी। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। 11th-12th में फिर क्या था कि फिर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 2012 में दीदी की शादी फिक्स हो गई। तो उस टाइम पे भी मुझे याद है कि मतलब मैंने बोला था पापा को कि आप मतलब दीदी की शादी करवाओ, कोचिंग मुझे नहीं करनी है, क्योंकि कोचिंग की फीस उस टाइम पे 80,000 रुपीज़ थी 2 साल की। तो या तो मैं कोचिंग ले लेता, इंजीनियरिंग के लिए, मतलब हाँ IIT की तैयारी के लिए मैम, तो या तो मैं कोचिंग ले लेता या फिर वो पैसा दीदी की शादी में लग जाता, एक हेल्प हो जाता। तो मैंने वहाँ पे बोला कि नहीं, मैं खुद से ही पढ़ लूँगा। और उससे पहले जब मैं 11th में एडमिशन लिया राजेंद्र विद्यालय में, हमारे स्कूल में 10th तक ही है, तो वहाँ पे मैम एंट्रेंस तो मैंने पास कर ली, लेकिन फिर वहाँ पे क्या था कि 6 मंथ्स का फीस एक साथ हमें देना होता है। तो 13,580 रुपये फीस थे उस टाइम पे देने थे। तो पापा के पास तो पैसा नहीं था, तो 2-3 फ्रेंड ने उनको मतलब मदद करी, और उसके बाद एक पैसे जोड़ करके उन्होंने हमें, फिर हम लोग गए अगले दिन और हमने एडमिशन कराई 11th-12th की। हाँ, राजेंद्र विद्यालय में फिर मैं एडमिशन लिया। और वो भी एक टाइम है जो आज तक मुझे ध्यान है, एंड दैट कुड हैव बीन अ टाइम व्हेन लाइक मेरी पढ़ाई शायद डिसकंटिन्यू हो सकती थी। और ये रीज़न है कि जैसे 10th के बाद मैंने अप्रेंटिस की एग्ज़ाम दी, टाटा स्टील वहाँ पे लेती थी, तो मैं उसमें भी निकल गया था। पापा चाहते थे कि अप्रेंटिस में चला जाए, क्योंकि आप कुछ साल की ट्रेनिंग होती है, आपको कुछ स्टाइपेंड मिलते हैं, तो ताकि कुछ इनकम आ जाएगा ना, तो सपोर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो भी था। और उसके तो बाद क्लियर किया, लेकिन गए नहीं उसमें? जी मैम, क्लियर किया, उसमें गए नहीं। क्यों? क्योंकि मैम वहाँ पे भी इंटरव्यू जब हो रहा था तो वो निकल गया अंदर से कि IAS करना है, तो उन्होंने खुद बोर्ड ने बोला कि देन व्हाई आर यू हियर। तो मैंने बोला कि सर माय पेरेंट्स वांटेड दैट आई शुड टेक दिस एग्जाम एंड आई शुड क्लियर इट, देयरफॉर आई एम हियर। तो उन्होंने पूछा कि तो क्या करें, शैल वी टेक यू? आई टोल्ड सर इट्स अप टू यू। और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड आई वाज नॉट लाइक इन द लिस्ट। कि उन्हें लगा होगा तो छोड़ ही देगा अगर ये IAS की तैयारी करता है। और शायद उन्होंने लाइक मेरे लिए अच्छा किया। हैड आई बीन इनटू अप्रेंटिस आई वुड नॉट हैव बीन इनटू IAS। मुझे लगता है आप जैसे लोगों की कहानी उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए माता पिता से शिकायत करते हैं, या जिन्हें बहुत मिल भी जाता है वो भी लगातार शिकायत करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये नहीं मिला। कभी ऐसा हुआ कि जो भी घर के हालात थे उनकी वजह से, भाई बच्चा तो बच्चा होता है, उससे पूरी समझदारी की तो नहीं उम्मीद की जा सकती, कभी आपने अपने माता पिता से शिकायत की कि हमारे हालात ऐसे क्यों हैं, हमारे पास कार क्यों नहीं है, या हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है कि मैं कंफर्टेबली पढ़ सकूँ, ट्यूशन ले सकूँ? नहीं मैम, इस चीज़ के लिए पता नहीं, ये चीज़ मम्मी भी बताती है कि ये चीज़ मैं भी देखता हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर कभी था ही नहीं शुरू से ही। लाइक
मुझे कभी मतलब बहुत ही ऐसा कुछ देख करके मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता था कि यार अगर किसी मेरे फ्रेंड के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा कभी आया नहीं। तो कभी मैं देखता था कि पापा के पास, क्योंकि मैम फैमिली थी तो सब दिखता था कि मतलब एक लिमिटेड अमाउंट पैसा पर मंथ पापा के पास आ रहा है स्कूल से, और उसमें बटा हुआ है कि इतने गैस में जाएंगे, इतने राशन में जाएंगे, इतने में कॉपी किताब आएगा, या इतने दूध वाले को देना है। तो दिखता था कि यार 2-3 हज़ार तो बच रहा है, 4 हज़ार तो बच रहा है, तो क्या ही ले लेंगे, इसमें क्या करना है, क्यों नहीं चाहिए। मतलब था कि बेसिक मिनिमम एक चीज़ चाहिए थी, वो थी कि बस पढ़ाई होते रहे, ये कैसे भी चलते रहे, बाकी सब तो मतलब मैनेज हो जाएगा, बट दिस शुड गो ऑन। और एक इंसिडेंट है मैम, जब मैं राजेंद्र विद्यालय में गया, क्योंकि रामकृष्ण मिशन तो क्योंकि मिशन स्कूल था तो वहाँ पे नॉर्मली लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स बच्चे ही थे, तो वहाँ पे तो ये कॉम्प्लेक्स आया नहीं। पर जब मैं राजेंद्र विद्यालय में गया, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ जमशेदपुर, अच्छा, तो वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा एक दिन आया था, बट देन आई वेरी वेल मैनेज्ड इट, क्योंकि सारे लोग स्कूटी से आते थे या फिर बाइक से आते थे, सारे स्टूडेंट्स लाइक 11th-12th के, और मैं साइकिल से, तो मेरा सिंगल अकेला साइकिल पूरे स्टैंड में होता था। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं वहाँ पे फेलिसिटेशन में गया तो मुझे तुरंत वहाँ पे मतलब जो गार्ड होते हैं उन्होंने बोला कि सर आपका अकेला साइकिल रहता था ना। मैंने बोला अरे हाँ आप तो पहचान गए। क्या बात तो है। बोले यस सर। तो वो था तो बट तो उसकी शिकायत लेकिन पेरेंट्स से कभी नहीं मैम कभी नहीं की थी। और मतलब सही था, लाइक वॉट एवर वी हैव, हमें उस पर गर्व होना चाहिए और हमें उस पर कंफर्टेबल होना होगा मैम। अगर हम खुद कंफर्टेबल नहीं है तो वी कैन नॉट फेस दी वर्ल्ड, ये मेरा मानना है। तो जब बीच में आपने कहा कि पढ़ाई एक बार रुकने जैसी स्थिति आ गई थी, आपकी माँ ने शायद बहुत साथ दिया, उनकी जिद थी कि आप पढ़ते रहें अच्छे से। जी मैम, जी मैम, लाइक मम्मी का तो लाइक क्या ही बोल सकते हैं, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू पुट हर सेक्रीफाइस इन वर्ड्स। तो उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है हर तरीके से, चाहे वो स्वाभिमान का सेक्रीफाइस हो, मटेरियलिस्टिक तो कुछ था ही नहीं कभी, मतलब उसका तो बात ही नहीं कर सकते। लाइक आई हैव सीन हर, लाइक उनका अगर साड़ी अगर फट गई है तो वो उनको रफू करवा लेंगी, बट हमारा यूनिफॉर्म जो है वो मतलब होना चाहिए, जूता होना चाहिए, तो वो चीज़ था मैम। तो हर तरीके से उन्होंने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैंने उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है, उनको भी देखा है, पापा को भी देखा है, दीदी को देखा है, मतलब परिवार के लोगों को देखा है मैम। तो ऑब्वियसली उनका जो सेक्रीफाइस था और उनका जो गिफ्ट था, लाइक जो विजडम मुझे मिला है, आई थिंक उनकी बदौलत है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। और मतलब मम्मी पापा ने वही सिखाया कि यार मतलब अगर लाइफ में कुछ करना है तो वो है कि मतलब हम कितना अच्छा इंसान बन सकते हैं और कितना पॉजिटिव एनर्जी हमसे निकले। इतनी बड़ी बात है। भले हमारे पास कुछ ना हो, मतलब उनका ये था कि अगर आधा रोटी भी है ना और कोई अगर मांगने आ जाए तो उसके साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी और हम भी साथ में मतलब उस चीज़ को टैकल कर सके। तो ये चीज़ था मैम। तो ये मतलब वैल्यूज़, लाइक आई एम ग्रेटफुल टू माई फैमिली फॉर दिस। सुमित, अगर आप बुरा ना माने एंड यू आर फ्री टू से नो, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके पिताजी को उस समय कितनी तनख्वाह मिलती थी जब आप स्कूल में थे? मैम ये तो इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट था ना, तो तनख्वाह का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। लाइक तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे 7-8 हज़ार रुपये होंगे, 7 हज़ार रुपये के आसपास होगा। तो यही था उस टाइम पे। 2 बच्चे, घर सब संभालना। हाँ, और क्योंकि जॉइंट फैमिली भी थी कुछ टाइम तक, तो इशूज़ तो आते ही थे बहुत ज़्यादा। तो मैं तो मतलब मैं देखता था तो, और पापा हर चीज़ खुली किताब की तरह हमारे सामने रखते थे कि भाई मेरा तो ऐसा ही है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो मुश्किल है। तो दिखता था कि हाँ ठीक है, मतलब रियलिटीज़ पता थी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और उसके हिसाब से पता था कि किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, ताकि एक मतलब जो वही है कि मतलब मम्मी जब अभी कुछ दिन पहले मीडिया इंटरव्यू घर पे हुआ तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा IAS बन जाएगा। बात तो सही है मैम, मतलब द स्टेज और द स्टेट इन विच वी वर, इट वॉज रियली इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ दैट ड्रीम, इट वॉज देयर। बट उन्होंने आपके सपने पे भरोसा रखा। जी मैम, और मुझे खुद पे भरोसा था, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो क्योंकि मैं ये देख रहा था कि यार, और एक चीज़ तो होती है मैम, मतलब जैसे हम शेक्सपियर की पढ़ाई करते थे, तो उसने बहुत ही अच्छी लाइन बताई थी कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना,
तो जो आप करेंगे तो वो बेस्ट होता है। उस टाइप का विजडम आना या फिर थोड़ी बहुत मैच्योरिटी इसलिए आई क्योंकि हालात आपके वो साथ नहीं दे रहे थे। लाइक अगर वो मैच्योरिटी नहीं आती तो शायद मैं भी मतलब कहीं और होता आज। लाइक आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू चेज माई ड्रीम। तो मतलब एक तरफ एक सपना था आपका कि आईएएस करना है क्योंकि किसी ने आपको बताया था कि ये करके तुम कुछ बदल सकते हो हालात, और दूसरी तरफ लगातार ये प्रेशर भी था, भले ही पेरेंट्स ने बोल के नहीं किया हो लेकिन हालात शायद वो प्रेशर आपके सामने प्रेजेंट करते हो कि आपको लगता होगा कि कुछ करना है ज़िंदगी में, नहीं किया तो ये परिवार ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके साथ क्या ज़्यादा हावी था आपके ऊपर, सपना या ये दबाव कि करना ही करना है? मैम क्योंकि दबाव था इसलिए सपना था, और क्योंकि सपना था इसलिए दबाव था। क्योंकि अगर उतना बड़ा सपना नहीं होता ना, मान लीजिए अगर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लाइक विच इज़ अ वेरी गुड जॉब, अगर मैं वो, क्योंकि कॉलेज के बाद 3 कंपनीज में प्लेसमेंट्स भी हुई थी, तो मैं वो भी करता तो फिर फैमिली तो क्योंकि पैसे आती तो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होने लगते। बट मैम मेरा लाइक मैं जब बात करता था सीनियर से या फिर कुछ फ्रेंड से, उसमें शायद आप आईएएस से ज़्यादा कमा लेते हैं एक स्टेज के बाद प्राइवेट जॉब में। यस मैम, फ्रेंड्स कमा रहे हैं अभी। तो मैम मुझे ये लगता था कि यार ये तो फिर मैं खुद को अपलिफ्ट कर लूंगा ना, बट व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स लाइक मी, व्हाट अबाउट अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पुअर पीपल ऑफ इंडिया, और लेट्स से द इंडियंस हु हैव अ ड्रीम, उनको कैसे मैं वो करूं। तो ऐसा कुछ करता है ना कि अपना भी अच्छा हो और लोगों का भी साथ में मैं अच्छा कर सकूं। तो ये बहुत मोटिवेट करता था कि यार आईएएस ही करना है। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे बच्चे कभी ये भी होता है कि अगर सब दूसरे दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं या चलो आज क्रिकेट खेल के आते हैं, कुछ भी इस तरह का मनोरंजन मेला लगा है वहाँ चलते हैं, लेकिन ये जो प्रेशर आपने बात की ये आपको रोकता है उस एंजॉयमेंट से कि नहीं इस 2 घंटे यहाँ जाओगे इससे अच्छा पढ़ लो? ये हुआ आपके साथ? ये प्रेशर मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो 12th तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। इवन इन इंजीनियरिंग ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। और मैं मतलब सारे जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, खास करके एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स, यूथ, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल टास्क टू बिकम एन आईएएस फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो टॉप मतलब हमको हर चीज़ को सेक्रीफाइस करनी एट अ वेरी यंग एज। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि क्लास 9th में बच्चे हैं, 8th में बच्चे हैं, बहुत पढ़ने में लगे, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आईएएस के लिए कितना घंटा पढ़ना है। मैं उनको बोलता हूँ कि अभी से नहीं पढ़ना है, अभी आपको बहुत सहज रहना है। आप एंजॉय करो लाइफ को, अपने ये जो पल है इसे आप एंजॉय करो, अपने बचपन को एंजॉय करो और ऑब्जर्वेंट रहो और मस्ती करो, खेलो कूदो, हर चीज़ में मतलब लाइफ को अच्छे से जियो। जब टाइम आएगा आप उस टाइम पे ऐसे मतलब जो अभी आपने बताया कि कहीं अगर हम जाते हैं तो वो 2 घंटा वेस्ट होगा, इसका भी टाइम आएगा। जब मैं 2018 जुलाई से मैंने जब तैयारी शुरू करी, उस टाइम पे आई वॉज इन दिस मोड, बट बिफोर दैट टिल कॉलेज जून 2018 आई वॉज नेवर इन दिस मोड। आई यूज्ड टू एंजॉय वॉट एवर केम टू मी इन लाइफ। उस एंजॉयमेंट में ये भी होता है ना, मतलब मैं जो कहना चाह रही थी वो ये भी था कि वो जो आपने कहा अपने हालातों के भी दबाव इतने होते हैं ना कि भी कुछ करना है, अभी मौज मस्ती करेंगे अगर या इसमें पैसे खर्च करेंगे तो हम अपने माता पिता के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। वो भी होता है कुछ बच्चों में। मैम वो हमेशा रहता था मैम। और जब अगर कहीं घूमने भी जाते थे तो बड़ा लिमिटेड बजट मैनेजमेंट करके जाते थे और अपना पढ़ाई जो भी है वो टास्क खत्म करके ही जाते थे। कभी भी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, ये चीज़ तो था मैम। कुछ सुने सुमित? बेटे की सफलता पर बहुत हर्ष हो रहा है मुझे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा लड़का इस मुकाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन विश्वास ज़रूर था कि एक न एक दिन ये ज़रूर बहुत आगे निकलेगा। शुरू से ही पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र था। सब दिन बोलता था कि नहीं पापा मैं बहुत अधिक पढ़ूंगा, मैं बहुत अधिक पढ़ूंगा, पढ़ लिख के मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। बेटा को इसलिए स्कूल लेके मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे अपना स्कूल जाना पड़ता था। बच्चे लोग को हम स्कूल ले जाते हैं तो मुझे अपना स्कूल जाना और आना पड़ता था। सारे बच्चों को लेके मैं स्कूल का गाड़ी चलाता हूँ। जितना मैंने संघर्ष किया उसका फल आज भगवान ने मुझे दिए। परिवार वही बच्चे लोग को जो ले जाते थे हम स्कूल, उससे जो पैसा होता था वो सबसे अपना खाने पीने का, कपड़ा पहनने का, सब का कमी करके किसी तरह अपने बच्चे को आगे मुकाम तक हम पहुँचा रहे थे। उसके बाद स्कूल में जब हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन कराया थे तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन तब मैं प्रिंसिपल से जाके मिला, बोले सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं। तो उन्होंने जब टेस्ट लिया तो उन्हें बहुत खुशी लगी
कि ये बच्चे अभी हमारे स्कूल में है नहीं, लेकिन इतना अच्छा हर एक चीज़ को आता है। तो बोले ठीक है, हम आपको कुछ स्कॉलरशिप मंथली फीस में आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो हम बोले ठीक है सर, एडमिशन करवाइए। जो मेरा 50% स्कॉलरशिप था स्कूल में। उसके बाद फिर हमारे बच्चे जब इंजीनियरिंग का बोला, पापा हम इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे। हम बोले रे बाबू, मेरे पास पैसे इतने कहाँ जो मैं तुझे दूंगा, प्राइवेट कॉलेज से मैं तुझे इंजीनियरिंग नहीं करा सकता हूँ। बोला पापा मैं सरकारी कॉलेज का निकालूंगा। तो मैं बोला ठीक है, सरकारी कॉलेज का निकालेगा तू तो मैं तुम्हारा एडमिशन किसी तरह करवा दूंगा। तो फिर उन्होंने इंजीनियरिंग का परीक्षा दिया, तो BIT सिंदरी में उसका एडमिशन के लिए मिल गया दाखिला। तो उसमें उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया, उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा वो। सुमित मेरा शुरू से ही बहुत सहनशील बच्चा था और शुरू से ही वो कोई चीज़ का मांग नहीं करता था, कोई टेंशन हम लोग को कभी नहीं देता था। हम लोग जैसे उसको रखते थे वैसे रहता था और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, उतना सोच भी नहीं सकते हैं उतना अच्छा था। और हर एक तरह से उसको हेल्प मिलते गया और आगे वो बढ़ते गया। हम लोग यही सोचे जो हम लोग नहीं पढ़े इसीलिए हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है। अगर मेरा बाल बच्चा पढ़ लेंगे तो ये लोग को आगे कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, अपना सारा समय अच्छा से ये लोग व्यतीत कर लेंगे। छोटा था तो भी दिक्कत था, पढ़ाई लिखाई में नहीं हो पाता था। एक छोटा सा गाड़ी स्कूल का वैन चला के कितना उससे कर सकते थे हम लोग, फिर भी जितना होता था उसको ये था जो हमको भी पढ़ना है। मम्मी पापा अपना दिक्कत भी करके हमको पढ़ा रहे तो हम उसमें अगर हम सफल नहीं होंगे तो ये लोग का भी व्यर्थ हो जाएगा दिक्कतदारी। जैसे तैसे जिस तरह से अपना कपड़ा नहीं लेते थे, खाने पीने में भी एकदम सिंपल रहते थे और उसका भी ये नहीं था जो ये हमको चाहिए वो हमको चाहिए, वो सब कुछ नहीं था उसको। वो जैसे उसको रखते थे वैसे रहता था। एक तो मना छोटा था तो बोला उसका मामा जो हम तुमको ट्यूशन लगा देते हैं, तो बोला नहीं मामा हम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हमको पैसा दीजिए हम साइकिल खरीदेंगे, हम साइकिल से स्कूल जाएंगे, जो मेरा पापा का मना टेम्पू का भाड़ा बच जाएंगे तो उससे कुछ और दूसरा काम करेंगे मेरा पापा। तब उसका मामा उसको आ करके साइकिल खरीद दिया और आगे भी वो सब कुछ में हर एक चीज़ में वो जो सोचता था जो हम ये करेंगे वो कर लेता था, उसके लिए उसको कोई दिक्कत नहीं था। शुरू से ही स्कॉलरशिप मिला, माने जहाँ जहाँ वो गया कोई भी चीज़ में वो खाली हाथ नहीं आया। भगवान से हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हम लोग जैसा आदमी को ऐसा बेटा भगवान दिए, हर एक आदमी को ऐसा ही बेटा भगवान दे और ऐसा ही उन्नति करे सबका बच्चा, जो सबके माँ पिताजी का गर्व से एकदम माथा ऊपर रहे। एक और मैं और सुमित दोनों साथी पले बढ़े, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं था हमारे बीच, तो हम बहुत अच्छे भाई बहन के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मतलब वो कुछ भी पहले मेरे से ही शेयर करता था, यहाँ तक कि मम्मी पापा से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलता था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर पेरेंट्स को बतलाया जाए तो वो लोग चिंता करेंगे या गुस्सा करेंगे। तो जो भी होता था पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ तो पहले घर आता था तो फिर हम दोनों भाई बहन बात करते थे। तो स्टार्टिंग से ही था उसका कि मतलब मेरे को कुछ ऐसा करना है जो कि सबसे अलग हो। बस हम लोग यही चाहते हैं कि ज़िंदगी में तुम जो चाहो वो तुमको मिले, क्योंकि शुरू से बहुत स्ट्रगल देखा है तुमने। मेन हमारे घर में शुरू से हम दोनों भाई बहन के पढ़ाई पर जोर दिया जाता था कि कुछ सहूलियत मिले ना मिले पढ़ना है। एक था कि हाँ पढ़ना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई जो पॉसिबल होगा हम लोग करेंगे, तुम दोनों पढ़ाई करो। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ज़िंदगी इतना संघर्ष में रहा है तो आगे जो भी सुमित चाहे उसको मिले। बहुत बहुत शुभकामना उसे हम सबकी तरफ से। ये सबसे स्पेशल लोग होते हैं ना, जिन्होंने संघर्ष, जिनके साथ आपने संघर्ष किया है। जी मैम, लाइक ये लोग वैसे हैं जो दे आर देयर थ्रू थिक एंड थिन जी। और जैसा कि लाइक पापा ने बताया, दीदी ने बताया, लाइक स्कॉलरशिप्स का एक बहुत बड़ा रोल था मैम, अदरवाइज़ तो नहीं हो पाता, क्योंकि शुरू से स्कॉलरशिप्स मुझे मिले क्योंकि एकेडमिकली मैं पढ़ने में अच्छा था और कॉलेज में भी मिला। स्कूल में भी प्रिंसिपल सर ने स्कॉलरशिप मुझे दिलवाया क्योंकि पढ़ाई में ठीक था और पापा ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो शायद अगर वो नहीं होता, स्कॉलरशिप नहीं होता, तो और भी दिक्कतें आती पढ़ने में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपने 12th भी अच्छे मार्क्स से कर लिया, फिर
आपके फादर ने शायद जिक्र किया जब आपको इंजीनियरिंग करनी थी और उन्होंने कहा भाई तो पहले तो ये कि इंजीनियरिंग का थॉट लोगों ने ही कहा कि भाई आपको इंजीनियर बनना नहीं था? जी मैम, इंजीनियर मुझे बनना नहीं था। जॉब सिक्योरिटी के लिए? जी मैम, इट वाज ऑटो पायलट मोड। 12th हुआ, टॉप किए, साइंस लिए थे, तो आए इंजीनियरिंग कर लो। उसके लिए भी आपने कोई कोचिंग या कुछ नहीं मैम, कोचिंग नहीं। कैसे तैयारी की आपने? खुद से तैयारी की थी मैम, और बीच में कुछ दिन किसी से गाइडेंस ली थी, कुछ 1 आध महीने के लिए, बट कोचिंग मैंने नहीं ली थी। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बनना तो IAS है, इंजीनियर तो मतलब IIT, चलिए मान लीजिए मैं IITian बन भी जाता हूँ, बट आफ्टर दैट आई वांट टू बिकम एन IAS। और मेरा ब्रांच था कि मुझे ब्रांच ये चाहिए, तो मुझे कंप्यूटर से बहुत लगाव था, तो मुझे था कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, ये मिलेगा तो ही इंजीनियरिंग करेंगे और ये कॉलेज मिल जाए। तो अगेन मैं वहाँ पे अपने फेट को या फिर अलॉन्ग विथ माई हार्डवर्क ऑब्वियसली, बाकी लोगों की दुआओं को मैं आई विल बी ग्रेटफुल कि सारे क्वेश्चंस बहुत सही बैठे, BIT सिंदरी कॉलेज मिला और कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिल गया, तो फिर वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। बट आप सोचिए हमारे यहाँ हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कितनी महंगी महंगी लाखों रुपए पेरेंट्स खर्च कर देते हैं, और आपने सिर्फ अपने घर पर सेल्फ स्टडी? जी मैम, किताबें मैंने कुछ ली थी, और उसके बाद वही खुद से ही पढ़ाई करी मैंने। स्कूल के टीचर्स को मैं परेशान करता था, आई यूज्ड टू क्योंकि आपको पता था कि कोचिंग के पैसे नहीं है, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव मैम, इवन इन 10th, इवन इन 12th। आई यूज्ड टू वेट कि वो जब फ्री होंगे तो थोड़ा उनसे एक्स्ट्रा कुछ पूछ लेंगे कि सर ये थोड़ा बता दीजिए, क्लास में समझ में नहीं आया सर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा सा आपको एज चाहिए होता है, थोड़ा क्या एज तो चाहिए होता है। तो टीचर्स थे वो हेल्प के लिए they always used to be ready। वाकई देखिए कितनी बार होता है ना जिंदगी में, हम बहुत सारे लोग जब कुछ बन जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है भूलना नहीं चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके आपके पापा को दिए कि आपका नाम ना कटे, या जिन जिन टीचर्स ने आपको हेल्प की क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। अच्छा, 4 साल इंजीनियरिंग में भी आप अच्छे स्टूडेंट ही रहे होंगे? जी मैम, अच्छे मार्क्स से पास किया होगा? अच्छे ही थे, और मैं हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था कि विजिबल रहना है। तो अगर विजिबल रहेंगे और करिकुलर्स को अच्छा रखेंगे, बोथ एकेडमिक एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर, तो स्कॉलरशिप्स के स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर कॉलेज में हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ लाइफ में, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017। अच्छा, तो वहाँ पे अब क्योंकि मैं कॉलेज में विजिबल था, एक अच्छा स्टूडेंट था, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लीड द टीम, एंड द टीम वॉज वेरी वंडरफुल। वी वन द प्राइज एट द नेशनल लेवल। अरे वाह। और वहाँ से हमें कुल मिला के 3.5 लाख रुपीज़ मिली। 3 lakh as grant from AICT and 50,000 rupees. For the college या individuals आपके? No ma'am, for the team of 6 people, we got 3.5 lakh rupees by the government of India, and that played an important role later when I was joining a coaching for UPSC. And then जब हम लोग कॉलेज छोड़ रहे थे जून 2018, उससे कुछ दिन पहले एक सुबोध सर हैं, IAS हैं वो, तो उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी। फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे थे, फर्स्ट या सेकंड टाइम बात कर रहे थे। तो उनको मैंने अपने सपने के बारे में बताया कि सर मुझे IAS करना है, लेकिन अभी मुझे 2-3 कंपनीज़ की प्लेसमेंट मिली है। और उन्होंने तुरंत बोला उन्होंने कि यार तुम IAS करो, ऐप वगैरह तो तुम बनाते ही हो, मैं बताऊँगा कुछ ऐप्स बनाना और पैसे तुम्हें ऐप के मिलेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम IAS जॉब ज्वाइन मत करो। आई आस्क्ड सर, मैंने उनको बोला कि सर मुझे एक अटेम्प्ट देना है, मतलब क्योंकि अगर मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा ना शायद फिर हालात क्या हो पता नहीं, तो मैं चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग के बाद ये तैयारी करूँ, तो एक अटेम्प्ट मुझे देना है कम से कम। बोले कि ठीक है तुम करो। तो उन्होंने बोला, तो आप समझिए कि दैट वाज अ पिलर, कि हाँ मतलब बैक होता ना, बैक में कोई सपोर्ट रहे। अदरवाइज तो ये जो एग्ज़ाम है जिन्होंने भी निकाला है और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जानते हैं एवरीवन डिजर्व्स अ सैल्यूट। सबको पता है ये कितना मुश्किल है, व्हाट परसिवरेंस, व्हाट सैक्रिफाइस लगता है। नॉलेज तो ऑब्वियसली चाहिए, बट बेस्ट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री आर कम्पीटिंग फॉर दिस। तो ये आपके दिमाग में भी रहा होगा लेकिन कि एक जॉब ले लें, ये टेम्पटेशन था? ये टेम्पटेशन तो बहुत ज़्यादा आया तब जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं नहीं कर पाया, 3 मार्क्स से मेरा छूट गया था। तो मैं थोड़ा सा पहले पीछे आना चाहूँगा। कॉलेज से जब मैं निकल रहा था तो उस टाइम पे मैंने फिर जब ये डिसीजन लेना था कि जब सर ने बोल दिया कि ठीक है तुम्हारी पढ़ाई का जो खर्चा है वो हो जाएगा मतलब वो करेंगे? हाँ, मतलब मैं ऐप बना के दूंगा तो वो जो पेमेंट होगा उसके थ्रू वो हो जाएगा, मैनेज कर देंगे। फिर मैंने बात करी पापा मम्मी से कि भाई मैं अभी जॉब ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ, आप 1-1.5 साल मैनेज कर लेंगे? बोले कि हाँ एकदम कर लेंगे, क्या है हम लोग 2 आदमी हैं,
क्या करना है, जबकि कमाना है, खाना जबकि है। वो मना कर सकते थे हाँ, आपको। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ नीड ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का रोटी खाना है, आराम से रहना है, कर लेंगे, तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हारे सपने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वहाँ से साहस मिला कि चलो यार ठीक है, मतलब इधर दिख रहा है कि हाँ इधर सर हैं, इधर पेरेंट्स हैं, कूद पड़ते हैं इस अनचार्टर्ड या फिर वास्ट ओशन में। तो 18 में जब मैं आया तो उस टाइम पे दिमाग में था कि चलो यार 18 से शुरू कर रहे हैं। अब शुरू से मैं बहुत कैलकुलेटिव रहा हूँ, बड़ा मतलब वो, क्योंकि काफ़ी कम मीन्स में रहे ना, तो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जोड़ते हैं। तो था कि यार 18 से जुलाई से स्टार्ट करते हैं। जून 3 को 2019 में एग्ज़ाम था, तो तब तक तो सर सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अगर निकलता है प्रीलिम्स तो सितंबर में मेंस देंगे 2019 में, रिजल्ट आते आते लग जाता है टाइम आपको। 2019 में मेंस था, 3 जून को प्रीलिम्स, 19 सितंबर से मेंस, तो 2020 में मार्च के आसपास रिजल्ट आता। ये 1 साल का कैलेंडर होता है यूपीएससी का, 2 साल लगते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं ये इतना कैलकुलेट किया कि ठीक है 2020 तक का जो गुजारा मतलब सर्वाइवल देखना है। और बेंगलोर में मैं रह रहा था, तो फिर मैंने जोड़ा चलो ठीक है, 1 अटेम्प्ट पहले हम बढ़िया से देते हैं, कुछ भी और नहीं करना है। मतलब जैसे मान लीजिए पार्ट टाइम गिग वर्क हो गया, ये सब नहीं करके पूरा बैंगलोर में क्यों रह रहे थे आप? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि दिल्ली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा थी, मैंने पता करी थी पहले ही। तो मैंने वहाँ भी वो करोल बाग मुखर्जी नगर में गया, वहाँ पे मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मतलब दिक्कत है, अब यहाँ के अलावा कहीं और करते हैं। बैंगलोर में फिर मैं गया वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो स्टार्ट हुआ, प्रीलिम्स दिया, निकल गया, मेंस दिया। लग रहा था कि मतलब तैयारी तो कम है मेंस में, क्योंकि मैंने 11 महीने ही पढ़ी थी तब तक। फिर बाद में पता चला कि यार 2 साल तो लग जाते हैं आराम से, अगर आप ढंग से पढ़ो तो लगता है। तो फिर मेंस निकल गया लकीली। अब क्या हुआ मैम कि सितंबर में जब मैंने मेंस लिखा, उसके बाद फिर से लाइफ पूरा यू टर्न ले लिया। जैसे कि मम्मी ने उस वीडियो में बताया, मामा जी जिन्होंने मुझे साइकिल दी थी, ये वही मामा जी थे जिन्होंने 10th में मेरी मैथ्स के लिए, मैं पटना में 10 दिन रहा था, उन्होंने पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दिया था मैथ्स का 10th क्लास का, और आई गॉट 95 मार्क्स इन मैथ्स इन 10th क्लास बोर्ड। अब उनका तबीयत ख़राब था कुछ 3-4 साल पहले से, मुझे घर में किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मैं तैयारी में आ चुका था ना, तो किसी ने नहीं बताया। तो मेरा दे वर वेटिंग फॉर माई मेंस टू गेट ओवर, कि तब थोड़ा फ्री होगा तब बताएंगे। तो व्हेन मेंस जैसे ही ख़त्म हुआ, अगले दिन मैं बेंगलोर से गया गांव, बिहार, अपने गांव गया, और मामा जी को लीवर का प्रॉब्लम था। सितंबर 2019 के बाद मुझे दोबारा कॉपी कलम और पेन और बुक्स का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज मैं मामा जी की ट्रीटमेंट में बिजी था। 14 जनवरी 2020 को रिजल्ट आया था यूपीएससी के मेंस का। ऑन दैट डे ऑल्सो आई वॉज इन एम्स दिल्ली। तो रिजल्ट तो आ गया, मेंस निकल गया। एक तरफ खुश भी थे कि इंटरव्यू देना है, और एक तरफ था कि यार ठीक हो जाए। तो उसके बाद मैम इंटरव्यू कॉल आया, मार्च में मैं फिर से दिल्ली में था, और फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया। उसके बाद दैट वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज व्हेन अगेन आई मेट अ वेरी लाइक गुड फ्रेंड, ब्रदर आप जो बोल रहे हैं, कि जिसने मतलब मुझे, उन्होंने और उनके परिवार ने, सचिन, वो 4 महीने तक मैं वहाँ पे उनके घर पे रहा कोविड के टाइम पे, और फिर वहाँ से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था कि मामा जी का भी। उसी टाइम पे 14 जुलाई 2020 इंटरव्यू से ठीक कुछ दिन पहले मामा जी पास हुए। तो आई वॉज विथ हिम, और रात भर मैं नहीं सोया था, 2-3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी। उसके बाद फिर इंटरव्यू था। मेंटल स्टेट तो उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल अपने आप को झूठ बोलना, फॉल्स कॉन्फिडेंस देना, ये सब चीज़ करके मैं जैसे तैसे मैनेज किया इंटरव्यू। अगेन इट वॉज नॉट वेरी गुड, आई डिड नॉट, फीलिंग वॉज नॉट वेरी गुड। मेंस भी उतना अच्छा नहीं गया था, तो लग रहा था कि यार नहीं होगा, और अच्छा हुआ नहीं हुआ, बिकॉज आई डिड नॉट डिजर्व एट दैट टाइम। तो उस टाइम पता नहीं लग रहा था कि कितना किलो का वजन दोनों कंधा पे है, और क्या करूं, तैयारी करूं या फिर नौकरी कर लूं। एग्जैक्टली उस टाइम पे आई वॉज डेस्परेट कि यार अब क्या करें, ये सब तो पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। फिर कोविड में मैम पापा का जॉब, वो स्कूल बंद हो गया, काम बंद हो गया, सैलरी भी नहीं मिल रही, सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं है, पापा का जॉब बंद और सब बंद। उसके बाद फिर मतलब किस्मत था कि इंटरव्यू दिए थे, तो उस बेसिस पे एक गिग वर्क मिल गया। तो उस गिग वर्क को मैंने किया कुछ 4-5 महीने, कुछ पैसे जमा किए। गिग वर्क क्या होता है? मतलब आप कुछ महीने आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पढ़ा लिए, कुछ तो मैं मतलब टीचिंग कर रहा था मैं, तो वहाँ से पैसे आए, उनको मैं जोड़ करके रख रहा था कि यार ये में से कुछ पैसे जाएंगे नानी के पास, कुछ पैसे जाएंगे पापा के पास, मेरा जो होना है वो सर तो थे ही, वो देखेंगे।
फिर मैम तो ये चीज़ करके मैंने 4-5 महीने वो जॉब की, मतलब पार्ट टाइम जो भी आप बोल लो, उससे मैंने पैसे कलेक्ट की, ताकि अब जो मैं फिर ब्रेक लूँगा अपने तीसरे प्रयास के लिए, क्योंकि दूसरा प्रयास इंटरव्यू के ठीक बाद 1 महीने में 2 महीने में हो गया और पता था कि नहीं होगा, और ऑब्वियसली प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे गिल्ट नहीं था क्योंकि मैंने करी ही नहीं थी प्रीलिम्स के लिए तैयारी। तो फिर जो टाइम मिला अब दूसरे अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट से पहले, उस टाइम को मैंने 2 पार्ट में बांटा। शुरू के फर्स्ट पार्ट पैसे कमाने हैं, ताकि अगर ये प्रीलिम्स हम लिखें थर्ड अटेम्प्ट वाला, तो उसके इंटरव्यू तक मुझे सस्टेन करना है अपने आप को भी और अपने फैमिली को भी, तो उतना पैसा तो जमा करना होगा ना। तो दिन रात मेहनत करके 3 महीने के लिए पढ़ाना, 3-4 महीने मैंने पढ़ाए, और जनवरी 2021 से मैंने अपने अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने फुल फ्लेजेड तैयारी करी। अब इसमें फिर क्या हुआ कि मैम एक दोस्त है सौरभ, जो कि बेंगलोर में है, वो भी मतलब वही है मैम, मैं लाइक ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ऐसे लोग मिले जो कि लाइक दे वर देयर विथ मी एज अ सपोर्ट, एज अ पिलर व्हेन आई हैड नो वन टू केयर। ही यूज्ड टू पे मोर रेंट सो दैट आई हैव टू पे लेस रेंट, बिकॉज माई बजट वॉज वेरी लिमिटेड, कि महीने में 10,000 ही करना है खर्च, क्योंकि जोड़ा हुआ पैसा है ना। तो वो बंदा मतलब यूज टू पे मोर, और केवल इसी के माध्यम से नहीं, मोटिवेट करना मुझे, क्योंकि देख रहा है फैमिली कितना वो है, कितना लोड है, बोलता था यार तू कैसे करता है, तेरे ऊपर इतना लोड है भाई, उसके बाद कैसे पढ़ाई मैनेज कर रहा है। तो वो बंदा था मैम। तो फिर मुझे मार्च में, जनवरी 2021 तक की मैंने आपको बात बताई कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी फुल फ्लेजेड। ये थर्ड अटेम्प्ट के लिए। मार्च 2021 कोविड सेकेंड वेव, आई गॉट कोविड, सिवियर कोविड, 104 डिग्री बुखार, और मार्च 2021 कह रहे हैं आप। एग्जाम कब था आपका? जून 2021 में था। तो ऐसा कोविड आया था, लाइक फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई नीडेड पैरासीटामोल इंजेक्शन, कि लाइक फीवर उतर ही नहीं रहा था, और केवल मैं था और वो सौरभ था वहाँ पे बैंगलोर में। वो आराम से भाग सकता था मैम, क्योंकि कोविड था, सबको अपना जान बचाना था। वो बंदा ही स्टेड विथ मी, वो छोड़ा नहीं मुझे, वो वहाँ पे था, हम लोग दोनों ही थे, केवल वहाँ पे कोई नहीं था, बैंगलोर में अकेले। और फिर वहाँ पे जो सर के पास, मतलब जहाँ पे कोचिंग करे थे, उन्होंने भी मदद करी। फिर कोविड सीवियर हुआ, 7 डेज तक बुखार उतरा नहीं, और अगले 7 डेज तक कंटिन्यूअस आई वॉज कफिंग। इतना था कि पापा मम्मी से बात भी नहीं कर पा रहे थे फ़ोन से। सौरभ को मैसेज किए कि भाई तुम उनको बोल दो कि आई एम फाइन, बट आई वोंट बी एबल टू टॉक। नॉन स्टॉप खांसी, रात भर मैं बैठ करके खांसता था, सो दैट सुबह का सूरज उगे और मैं बैठूं बाहर। तो क्या था कि दिन में वो कम हो जाता था, रात भर कंटिन्यूअस मैं 3 रात बैठ करके खांसा। इस लेवल का कोविड वीकनेस हो गया, वो हुआ। फिर मैं उसके बाद घर आया, वो भी घर गया, उसको भी बेचारे को भी कोविड हो गया। फिर हम लोग घर आए, अप्रैल एंड का ये बात है। अब घर आए तो अब तो पहले वीकनेस बहुत ज़्यादा था, घर आए फिर पापा मम्मी को भी हो गया, उनका ट्रीटमेंट वो सब चला, वो आपको मई तक हुआ। अब सोचे कि आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि जून वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया अक्टूबर में, तो चलो ठीक है भाई, कुछ टाइम मिल गया। और फिर अब क्या था कि अब एक बैकअप भी चाहिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू नाउ आई डेस्परेटली नीडेड अ जॉब, क्योंकि अब लग रहा था कि अब अगर तीसरा अटेम्प्ट में नहीं निकला तब तो यार बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कोई कब तक पैसा दे या फिर कोई कब तक ट्रस्ट करे। बट येस, आई एम अगेन लकी, लाइक दीज पीपल विदाउट अ क्वेश्चन अनडाउटेडली दे वर विथ मी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में पूरा। तो फिर उसके बाद स्टेट PCS JPSC वो भी अब था कि उसको भी करना है, उसका भी एग्ज़ाम निकला, तो मैंने वो भी फिल करी, और बाय गॉड्स ग्रेस उधर भी रैंक आया, इधर भी रैंक आया। लड़ाई खुद से है, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो है ही, इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी इनफैक्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने जो हमारे पहले के ऑफिसर्स हुए हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे, आपके थ्रू ही देखा, वो भी मुझे मोटिवेट, उन वीडियो से मैं मोटिवेट हुआ। तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। फिर इंटरनल मोटिवेशन, जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, अगेन फिर स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि टॉक टू योर सेल्फ डेली, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, और आईना में मतलब मिरर के पास जाता था और अपने से बात करता था, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाता था कि यार हम कर सकते हैं, हम आज तक किए हैं और हम करेंगे इसको, ये सब होता था। फिर जब राइटिंग स्पीड क्योंकि छूट गया था आदत, 2 साल से मैंने पेन नहीं पकड़ा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मैंने दोबारा बिस्तर पे, मैं जब रात को सोता था मेंस के टाइम पे, तो मुझे मतलब इतना सोता तो मैं था, बट आँख बंद होता था, दिमाग खुले रहता था। आई यूज़ टू, मैं लाइक बेड पे मैं पेन से
लाइक मिमिक तेजी से करता था। ओके, पेन से नहीं, मतलब उंगली पकड़ के करके लिखने की, अच्छा। मतलब घंटे घंटे भर मैं लिखता था, ताकि वहाँ पे जब पेपर पे बैठे तो ये अजीब ना लगे, इट शुड बी अ प्रैक्टिस। तो 3-3 घंटे, मतलब जब तक हाथ थक के अपने आप नींद ना आ जाए तब तक वो प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये मैंने करी, और उसके बाद फिर मेरा राइटिंग स्पीड वापस आया, कॉन्फिडेंस वापस आया, धीरे धीरे करके चीज़ें होती गई। काफ़ी स्ट्रेसफुल था वो टाइम, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक मतलब कैंडिडेट या एस्पिरेंट जो मेंस लिख रहे हैं अभी, या जिन्होंने पहले दिया है, सब लोग इस तरीके के संघर्ष से गुजरते हैं। बिल्कुल तो सही बात है। उनको सलाम है, उनके ये जो वो करते हैं लाइक, और जो कर रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो समझे कि ये नॉर्मल है, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी हुआ है। मैं आइस बन गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लाइक मेरे सपना आया और मैं आसान था, बिल्कुल। डिफिकल्ट होगा, इट विल बी डिफिकल्ट द मोर लाइक, वही है ना मैम कि मैं फिर वो अपने आप को बोलता था कि मतलब संघर्ष जितना मजेदार होगा, मतलब ज्यादा होगा ना, कहानी उतनी मजेदार बनेगी, और जो नतीजा मिलेगा, जो सफलता मिलेगी उसको एंजॉय करने अच्छा लगेगा। सुमित, आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं, अभी तक की अपनी जिंदगी में कोई एक चीज अगर बदलना चाहते तो क्या होती? मैम मैं कुछ भी लाइक, मुझे लगता है कि मैं बदलना नहीं चाहता, क्योंकि नहीं बदले तभी इस तरीके से यहाँ पे पहुँचे। और रास्ते, मतलब जो जर्नी स्टार्ट हुआ और जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, रास्ते में मैंने बहुत चीज़ें सीखी और बहुत मैच्योर हुआ एज अ पर्सन। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन चीज़ों को बदलूँ, क्योंकि अगर वो हालात नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो जैसा बोलते हैं ना मैम कि यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, बट यू कैन डिसाइड योर प्रेजेंट एंड यू कैन चेंज योर फ्यूचर। तो वो है कि हाँ, मैं बदलना चाहूँगा। मेरे जो आने वाले पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, जो समाज है, मैं उनकी जो फ्यूचर है, मैं उनको बदलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस और अपने संघर्ष के जो मेरे लेसन्स रहे हैं उनके थ्रू। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं कहूँ कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, फिर सक्सेस फेलियर तो हमारे हाथ में नहीं होता, बट ये 5 चीज़ें आपके अपने एक्सपीरियंस से जो आपने सीखी, जिनसे आप सक्सेसफुल हुए। जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक लाइन जो मेरा बहुत फेवरेट है वो ये है कि संघर्ष सपनों से बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। लड़ते रहिए और सपना देखिए और एक रोड मैप बनाइए उसके लिए। 1000 कारण हो सकते हैं आपके सपने को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन आप एक कारण ढूंढो, क्यों आपने वो सपना देखा और क्यों पूरा करना चाहते हो। आपको सारी मुसीबत से लड़ने का जो ताकत होता है ना, वो ताकत आपको वहाँ से मिलेगी। आत्मविश्वास, समर्पण और लगन और नेगेटिविटी को दूर करके हमें ये तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपने सपना देखा है, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सपने पे यकीन रखिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो इमीडिएटली जिन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर बीतते साल के साथ बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो रही है, तो जो रीसेंट टॉपर्स हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, उनके मार्गदर्शन को, उनके गाइडेंस को फॉलो करें, बिकॉज उन्होंने सबसे रिसेंटली क्लियर किया है, तो वो बेस्ट गाइड करने की कैपेबिलिटी में होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो हमेशा अल्टीमेटली आपकी खुद की रहेगी। आप सुनो सबकी गाइडेंस लो, उसके बाद उन पॉइंट्स को आप सिलेक्टिवली लेकर के अपने शेड्यूल और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से एक अपना प्लान बनाओ। तो दिस विल, ये इंश्योर करेगी कि आप सफल होंगे इस एग्ज़ाम में। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुमित आपसे बात करके, और मुझे हमेशा ऐसे लोगों से बात करके वैसे भी बहुत अच्छा लगता है जिनकी ज़िंदगी से हमें ये सबसे बड़ा संदेश मिलता है कि सपनों की ताकत क्या होती है। और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि आपकी बातचीत, अगर एक कोई वो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, जिसके पापा आज ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या मम्मी कहीं घरों में काम करती है, या स्कूल वैन चलाते हैं जिसके पापा, उन बच्चों से आज IAS सुमित ठाकुर क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से मैं बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि हम जिंदा हैं, सांस चल रही है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैसेज खास करके मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स वो डिप्रेशन में, या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज हो गए, एंग्जाइटी हो गए, या फिर कंसंट्रेशन फोकस में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको टैकल करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। और लाइफ रहेगी तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। सो का भी नाम है ज़िंदगी, तो लाइक दिस इज़ अ गिफ्ट विच वी हैव बीन गिवन। सबसे इम्पोर्टेंट हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितने अच्छे से चलाएं ताकि हम
ये तोहफा अपने आप को और समाज को जो हमें मिला है उसके साथ हम जस्टिस कर सकें। तो ये मेरी अपील रहेगी मतलब सारे यूथ से या व्यूअर्स से कि अगर आप सांस ले रहे हो ना तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप कर सकते हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुमित आपसे बात करके। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके। अब सपना पूरा हुआ है लेकिन अब उसको जब आप जिएंगे तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन कहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वो जनता की सेवा के लिए यूपीएससी में आए हैं या सरकारी अधिकारी बने हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग बदल भी जाते हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जनता से बहुत दूर चले जाते हैं। उनसे एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको हफ्तों महीनों इंतजार करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि सुमित ठाकुर 10 साल बाद भी जब हमको मिले तो ऐसे ही मिलें जिनके लिए जनता कहे कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं या जनता की समस्याओं को सुनते हैं। और जैसा हमेशा कहा जाता है कि जब आप उस कुर्सी पर बैठें तो आपको एक वो बच्चा ध्यान रहे जिसके पापा शायद स्कूल वैन चलाते हों और आज वो उन्हीं मुश्किल हालातों से गुजर रहा हो जिनसे आप गुजरें, और शायद आपकी कलम से कुछ ऐसा एक काम हो जिससे उस बच्चे की ज़िंदगी आसान हो सके। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मंजिल को अपनी जिद का एहसास कराओ, साधन कम हो तो साधना को शस्त्र बनाओ। तूफानों का काम है आना, वो तो आते रहेंगे, मुश्किलें भी साथ चलेंगी, उनको अपना दोस्त बनाओ। कभी लगेगा आगे रास्ता बंद पड़ा है, कभी लगेगा अंधेरे ने हर तरफ से घेर लिया है। पगडंडी भी तो रास्ता ही होती है आखिर, पगडंडी पकड़ो अगर रास्ता बंद लिखा है। हर अभाव को भरना संभव हो जाता है, पत्थर को पानी करना संभव हो जाता है। आंख अगर चिड़िया की देख सको केवल तुम, तो फिर अर्जुन बनना संभव हो जाता है।